हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का चाणक्य क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो जैसा कि डेली करेंट अफेयर्स चल रहा है 2 बजे दोपहर 2 बजे और 10 बजे दरोगा का क्वेश्चन बैंक और उसका एनालिसिस। तो बीच में कुछ दिनों बंद था दरोगा का क्वेश्चन बैंक और एनालिसिस। बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, रूम चेंज किए और नया रूम क्लासरूम लिए, इसलिए 10 बजे दरोगा का क्वेश्चन बैंक जो था बंद था। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं। डेली हर रोज 10% दरोगा का, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नहीं तो जीके जीएस का बड़ा सिलेबस है, आप लोग पढ़ते रह जाइएगा, फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए सटीक पढ़िए ताकि सटीक एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आइए आज आगाज करते हैं। जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं दरोगा क्वेश्चन बैंक एनालिसिस। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन 1, किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य क्या है, या उसका परिभाषा पूछ रहा है। किसी तत्व के समस्थानिक तात्पर्य, जो भी ये 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी 10 क्वेश्चन डेली लाते हैं जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और उसका एनालिसिस करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हूबहू लड़े। ठीक है, तो किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य क्या है, तो उस आंसर होगा उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, आंसर इसका होगा। तो आइए समस्थानिक के बारे में जानते हैं। समस्थानिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। समस्थानिक का परिभाषा देखिएगा, तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो। तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो या असमान होते हो, उसे समस्थानिक कहते हैं या असमस्थानिक कहलाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम है, जिसका समस्थानिक 27 होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम है, जिसका समस्थानिक 27 होता है। और समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा समस्थानिक के कुछ उपयोग के बारे में। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। तो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैंसर के उपचार में ये सब इम्पोर्टेंट है। से कार्बन 14 विधि द्वारा जो है जीवाश्म की आयु, पुराने जीवाश्मों की आयु प्राप्त किया जाता है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I131 का प्रयोग करते हैं, आयोडीन 131 का। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये समस्थानिक का उपयोग हो गया। समस्थानिक का परिभाषा क्या था, तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो ये परिभाषा हो गया और ये समस्थानिक का उपयोग हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको भेजा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 था समस्थानिक का तात्पर्य क्या है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहीं से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से
आ रहा फुल, ठीक है। तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध, इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य से जो है पाइका नृत्य का संबंध है, इसका आंसर होगा ओडिशा। और पाइका नृत्य का अर्थ है पैर सैनिक, इसका अर्थ है पैर सैनिक। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसका अर्थ है पैर सैनिक, पैर सैनिक है। और ये सैन्य जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये सैन्य जनजाति, एक छोटे से सैन्य जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये कहाँ की नृत्य है? तो उड़ीसा की है, सैन्य जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका अर्थ है पैर सैनिक। और ये छोटे, यह सैन्य सेवा से एक बनी एक जनजाति है। और यह लोक नृत्य जो है युद्ध से संबंधित है। जैसे सैन्य जनजाति है उसी तरह यह लोक नृत्य सैन्य से संबंधित है, सैन्य से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? ओडिशा से है। और इसका अर्थ है पैर सैनिक, सैन्य जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोक नृत्य सैन्य युद्ध से संबंधित है, युद्ध से, सैन्य युद्ध से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। पाइका नृत्य हो गया। और इसी के जैसे पाइका नृत्य हो गया, और जैसे उत्तर भारत में झारखंड का नृत्य, बिहार का नृत्य, इसको भी देख लेते हैं। जैसे बिहार का नृत्य देख लेते हैं। बिहार का नृत्य, जब उड़ीसा का नृत्य आया तो बिहार का नृत्य भी देख लेते हैं। बिहार का नृत्य, बिहार में जाट जाटिन, जाट जाटिन हो गया, झिझिया हो गया, झिझिया हो गया, पनवड़िया हो गया, विदेशिया हो गया, झरनी हो गया। ये सब बिहार के कुछ प्रमुख नृत्य, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पाइका नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित रखता है। और बिहार के प्रमुख नृत्य जो है जाट जाटिन, झिझिया, पनवड़िया, विदेशिया, झरनी। ऐसी जैसे बिहार का देख लें उसी तरह झारखंड का भी देख लेते हैं कुछ प्रमुख नृत्य। झारखंड का कुछ प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। झारखंड का प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। जैसे फगुआ हो गया, फगुआ हो गया, और इसके अलावा बराओ हो गया, झिटका हो गया, बराओ, झिटका, डोंग, डोंगा हो गया, और कर्मा हो गया। ये कुछ प्रमुख नृत्य है। डोमचक, घोड़ा नाच, डोमचक, घोड़ा नाच, डोमचक, घोड़ा नाच, डोमचक और घोड़ा नाच, झूमर, झूमर हो गया, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, ऐसे करके वहाँ की प्रमुख नृत्य है। तो देखिएगा पाइका नृत्य उड़ीसा से संबंधित रखता है। और इसके बाद उड़ीसा का और कुछ नृत्य जो है, जैसे छाऊ हो गया, उड़ीसा का कुछ नृत्य देख लीजिए। छाऊ हो गया, छाऊ हो गया, और गोतीपुआ हो गया, रानप्पा हो गया, संबलपुरी हो गया, संबलपुरी हो गया, रानप्पा हो गया, गोतीपुरी हो गया। ये सब उड़ीसा के कुछ प्रमुख नृत्य है, ठीक है। तो पाइका, संबलपुरी और रानप्पा, गोतीपुरी नृत्य जो भी है उड़ीसा का है। और पाइका का अर्थ सैनिक है, सैन्य जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और बिहार के कुछ प्रमुख नृत्य जाट जाटिन, झिझिया, पनवड़िया, विदेशिया और झरनी। क्या क्या? जाट जाटिन, झिझिया, पनवड़िया, विदेशिया, झरनी, ठीक है। और झारखंड के कुछ प्रमुख नृत्य फगुआ, बाराओ, झिटिका, डोंगा, कर्मा, डोमचक और घोड़ा नाच और झूमर, ठीक है। तो कुछ प्रमुख नृत्य था जो कि इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट डाला ना जाएगा। मिटाते तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के साम्राज्य के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, हर्षवर्धन के सम्राट के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन है, तो यहाँ देखिए हो से हर्षवर्धन और यहीं से छुपा होगा हुएन सांग। हुएन सांग याद रखिएगा, हुएन सांग, इसका आंसर होगा हुएन सांग। हुएन सांग जो है हो इसमें भी लगा हुआ है और हो इसमें भी लगा हुआ है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के दौरान भारत में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हुएन सांग। ठीक है, इसका आंसर हुएन सांग होगा। हुएन सांग जो आए थे बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय में वो ज्ञान प्राप्त किए थे और ज्ञान अध्ययन किए थे और ज्ञान जो है वहाँ से प्राप्त करके चीन लौट गए थे। और जब वो भारत आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथों को एकत्र करके ले जाना। उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के एकत्र करके कुछ ग्रंथों को एकत्र करके ले जाना। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। और ये जब हर्षवर्धन के समय आया था तो वहाँ के उस समय के हर्षकालीन के समय जैसे राजनीति हो गया, धर्म हो गया, भारतीय संस्कृति हो गया, उसका अध्ययन किया और उसके बारे में वर्णन किया। उसका वर्णन CUK हर्षवर्धन हुएन सांग का पुस्तक CUK में वर्णन है। पूरा हर्षवर्धन कालीन के समय जितने भी घटना हुई थी CUK में वर्णन है। ठीक है, तो CUK इसको भी ध्यान रखिएगा। और इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। फाहियान जो है फाहियान आया था गुप्त फाहियान गुप्त नरेश चंद्र द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और हुएन सांग आया था हर्षवर्धन के समय। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूरा डिटेल्स जो है हिस्ट्री के फाउंडेशन क्लास में पढ़ाएंगे। जब चीनी यात्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही। हर्षवर्धन के काल में हुएन सांग आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्र द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, और CUK बुक में वर्णन है हर्षकालीन का। उसको भी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी है। ऑप्शन के अनुसार जैसे दे दिया, बहुत सारा ऑप्शन में दे दिया, लेकिन आंसर जो है देखना, स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर रेहू और कतला होगा। तो स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है, तो रेहू और कतला। स्वच्छ जल की मछलियां रेहू और कतला। अब मछली जो है संकार्डेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। मछली जो है संकार्डेटा के अंतर्गत आता है। और स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी है, तो रेहू और कतला, इसको ध्यान रखिएगा। और ये लवणीय तथा मृदु जल में पाए जाते हैं। लवणीय, रेहू कतला जो है लवणीय तथा मृदु जल में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये असमतापी जंतु है, ये असमतापी जंतु है, असमतापी जंतु है, असमतापी जंतु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये असमतापी जंतु है और ये लवणीय तथा मृदु जल में पाए जाते हैं। और ये संकार्डेटा के अंतर्गत आता है, संकार्डेटा, संकार्डेटा, ठीक है, संकार्डेटा के अंतर्गत आता है। और इस वर्ग के जीव जितने भी है, इस वर्ग के जितने भी जीव है, श्वसन क्लोम से करता है। श्वसन इस वर्ग के जितने भी जीव है श्वसन क्लोम से करता है, ठीक है, क्लोम से करता है, गलफड़ा से करता है। मछली सांस कहाँ से होता है, गलफड़ा। तो इस वर्ग के जितने भी जीव है श्वसन क्लोम से करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जैसे मत्स्य वर्ग में, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत शार्क हो गया, शार्क हो गया और भेटकी हो गया, एनाबस हो गया। ऐसा मत सोचिएगा शार्क भी समुद्री जीव है, मछली नहीं है, ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है, तो रेहू और कतला है, इसको ध्यान दीजिएगा, रेहू कतला है। और एनाबेस हो गया, मांगुर हो गया, सिंगीन हो गया, ये सब है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। सिंगीन जब एक बार काट लेता है तो बुखार हिला देता है, ठीक है। ये सब मछली हम लोग के गांव में भी पाया जाता है, सिंगी, मांगुर। शार्क मछली जो है, शार्क मत्स्य वर्ग के अंतर्गत ही आता है। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा जीव है तो दूसरा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है, तो रेहू, कतला, रेहू और कतला, ये लवणीय तथा मृदु जल में पाए जाते हैं। और ये समतापी जंतु है और ये संकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के जीव जितने भी है सब श्वसन कहाँ से करते हैं, तो क्लोम से करते हैं, ठीक है। और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत शार्क हो गया, वेटका हो गया, एनाबस हो गया, मांगूर, सिंगीन, ये सब आते हैं, और इत्यादि और कई सारे आते हैं इत्यादि, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 के अनुसार ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का रैंक क्या है, 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उस समय के अनुसार 2019 के अनुसार ये 76वें स्थान है, भारत का स्थान 76वें था। लेकिन 2021 के अनुसार, अभी जो है ये 2021 के अनुसार चलेंगे,
तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 के अनुसार 76वें था, और 2021 के अनुसार जो है सही 87वें होगा, शायद 87वें, हाँ। तो 2021 के अनुसार 87वें। इसमें कुल 115 देश आते हैं। इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में कुल 115 देश आते हैं, कुल देश 115। इसको भी ध्यान रखिएगा, कुल कितने देश आते हैं, तो कुल 15 देश आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो जारी करता है, ये कौन सा जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 2019 के अनुसार 76वें होगा, और 2021 के अनुसार 87वें होगा। कुल देश कितने हैं, तो 115 है, और विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई, तो 1971 में हुई। इसको भी ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई, तो 1971 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, स्थापना 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो ध्यान रखिएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का स्थान 86 में है, और ये 2021 में 87 में है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 115 देश है, और इसके विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई, ठीक है, 1971 में, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। इंडेक्स आया है, तो इंडेक्स अभी जो वर्तमान समय में इंडेक्स है, भारत का स्थान क्या है, तो देख लेते हैं। तो 100 बताइएगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान, तो 4 ग्लोबल फायर में है 4th स्थान भारत का, ठीक है। और भुखमरी सूचकांक में 111, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111 है। और शांति, खुशहाली और शांति में 126 है। खुशहाली और शांति में भारत का स्थान कितना है, 126। खुशहाली और शांति में भारत का स्थान 126 है। और एसडीआई में 134 है, एसडीआई में 134 है। और प्रेस फ्रीडम में 161 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 161 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सैन्य में भी 4th है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भी 4th है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी इंडेक्स है, और करेंट अफेयर्स जब हम पढ़ाते हैं तो इंडेक्स जब आता है तो पूरा डिटेल्स उसका बता देते हैं। डेली करेंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है, ठीक है। और जितने भी इसका नोट्स या पीडीएफ दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा चाणक्य नीति क्लासेस, तो आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पे जो है पीडीएफ और नोट्स दिया जाता है, और डेली करेंट अफेयर्स अपलोड किया जा रहा है 2 बजे, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है। उपराष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है, और या फिर अथवा कृतियों का निर्वहन करती है, या भी लिख सकते हैं कार्य करती है, या कृतियों का निर्वहन करती है, निर्वहन करती है, ठीक है।
इसको ध्यान रखिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है या कृतियों का निर्वहन करती है? तो आंसर अनुच्छेद 65 होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 65 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है। तो इसका देखिएगा एक ट्रिक देखिएगा, उसरा निक चूस है, ठीक है, इसका ट्रिक है। तो उपराष्ट्रपति का पद 63 में उपराष्ट्रपति का पद हो गया, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये जो है उपराष्ट्रपति सभापति के उपराष्ट्रपति उसरा निचूस उपराष्ट्रपति सभापति के कार्यवाहक होते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक होते हैं। ये 64, ये 65 और ये निर्वाचन हो गया, 66 में निर्वाचन हो गया, कार्यकाल 67 में हो गया और 68 में चुनाव हो गया, यथाशीघ्र चुनाव किया जा सके, 68 में चुनाव हो गया और 69 में शपथ, ठीक है। तो उसरा निचूस इसका ट्रिक है। जैसे देखिए पॉलिटी फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, हम पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे। दिखाते हैं हम आपको। जब हम पढ़ाएंगे तो पॉलिटी इसी से पढ़ाएंगे, ये नोट्स है और पूरा बढ़िया से पॉलिटी आपको समझ में आएगा। समझे, पॉलिटी में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। पॉलिटी का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए उपराष्ट्रपति आपको दिख रहा होगा, उसरा निक चूस, ठीक है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। देखिए 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। ये जो है इसकी उपराष्ट्रपति पद की चर्चा और ये यूएसए की संविधान से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सो से जो है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। और 65 में देखिएगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। और 66 में देखिएगा निक है, तो 9 से आ गया निर्वाचन। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा, जो जिस तरह राष्ट्रपति की चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी होता है कम संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कार्यकाल है। कार्यकाल इसका जो है राष्ट्रपति के तरह ही होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 66 हो गया। 67 में देखिएगा कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और चुनाव यथाशीघ्र चुनाव किया जा सके, 68 में चुनाव है और 69 में शपथ है, 69 में शपथ, ठीक है। उपराष्ट्रपति के शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। तो पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे और इस पॉलिटी में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, ये 6ठा हो गया। 7वां देखिएगा, यहाँ दिख रहा है किसा, देखो, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है या क्या चीज से बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है या क्या चीज से बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? आंसर काइटिन होगा, काइटिन। यहाँ कंफ्यूज होइएगा, एक देखिए और के कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, ठीक है।
तो यही कोई देगा कवक की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, तो ऑप्शन वहां दे देगा सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज मार के आ जाएगा आदमी, और काइटिन भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मारना है कवक जैसी है तो काइटिन मारना है। कवक की कोशिका भित्ति क्या है, तो काइटिन से। और कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ बहुत सारा कंफ्यूज होता है बच्चा और आंसर मार के आता है, सोचता है इतना इजी क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे गलत मार देता है। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज से बनी होती है, तो काइटिन से। और कोशिका भित्ति क्या चीज से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से। इस पर ध्यान रखिएगा। और 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए आप लोग। और चैनल आप लोग अभी सर्च में नहीं आ रहा होगा तो देखिएगा @चाणक्यनीति हम लिख देते हैं। यहाँ पे सर्च करना है आपको यूट्यूब पर @चाणक्य, बस इतना डालिएगा आ जाएगा। इतना डालिएगा सिर्फ आ जाएगा चाणक्य, लेकिन पूरा डालना है। चाणक्य नीति 180 ये आईडी है, यूट्यूब चैनल का आईडी है @चाणक्यनीति 180, या टेलीग्राम चैनल में लिखिएगा चाणक्यनीति क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। इनामी राशि कितनी है, इनामी राशि कितनी है बताइए आप लोग कितनी है। हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में 25 लाख है, इससे पहले 15 लाख था। ठीक है, वर्तमान समय में वर्तमान समय में 25 लाख है, इससे पहले 7.5 लाख था शायद। हाँ, 7.5 लाख था। ठीक है, तो वर्तमान समय में कितना है, तो 25 लाख है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको भी ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नया नाम हो गया। ठीक है, नया नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 25 लाख अभी है इनामी राशि। इसको ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991-92 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कब स्थापना हुई थी, तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। और नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो अभी इनामी राशि है 25 लाख। और इसके जो वर्तमान समय में जीते थे 2022 में भी जीता शरद कमल अंशिता। ठीक है, शरद कमल अंशिता जो कि टेबल टेनिस से संबंधित थे और ये जीते हैं 2022 में, टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ये 2022 में जीते हैं। और देखिएगा जब आया पुरस्कार तो अर्जुन पुरस्कार को भी देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, तो ये पहले 5 लाख था, अभी वर्तमान समय में 15 लाख कर दिया है। ठीक है, वर्तमान समय में 15 लाख। और ये भी द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में 5 लाख था, अभी वर्तमान समय में 15 लाख कर दिया है। 5 लाख था द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 5 लाख था, अभी वर्तमान समय में 15 लाख। लेकिन द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार